हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आई एम अतुल दुबे। दोस्तों, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन का एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र। दोस्तों, ये आर्तव चक्र लगभग 28 से 32 या 35 दिन का होता है। तो लमसम हम इसे एक महीने का साइकिल अज्यूम करके चलते हैं, मगर मोस्टली हमें 28 डेज का ही लिखा हुआ हर जगह मिलता है। बेसिकली अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो इसलिए हम इसे 28 डेज का अज्यूम करके यहाँ पे सारी चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन इस साइकिल को, जो ये 28 दिन का साइकिल है, क्योंकि ये साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी प्रोसेस अगर बार बार रिपीट हो तो उसे साइकिल कहते हैं। तो यहां भी ये हर महीने सारी प्रक्रियाएं रिपीट होती हैं, बार बार इनकी पुनरावृत्ति होती है, इसीलिए इसे हम साइकिल कहते हैं, चक्र कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेनी जरूरी है, जैसे व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र क्या होता है। तो ये अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो इट इज a cyclic process found in primates for the production of female गैमेट्स। यहां पे दोस्तों प्राइमेट्स वर्ड पे ध्यान दीजिए। प्राइमेट का मतलब होता है, यानी कि क्योंकि हम बंदरों से डेवलप होके आज इंसान बन चुके हैं, तो उस कैटेगरी के बंदर जिसमें पूंछ नहीं पाई जाती है, जैसे चिंपैंजी होते हैं, गोरिल्ला होते हैं, उसी में ह्यूमंस भी आते हैं, होमोसेपियंस। तो हम सभी को प्राइमेट्स कहा जाता है। हमारे फीमेल्स की बॉडी में ये साइकिल रिपीट होता है और हर महीने रिपीट होता है। और ये किस काम के लिए होता है? ये होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट को कहते हैं ओवम या एग। अब इसी चीज को अगर हिंदी में लिखा जाए तो इसे कहेंगे यह प्राइमेट मादा में पाई जाने वाली एक चक्रीय प्रक्रिया है जो प्रति माह मादा युग्मक अर्थात अंडाणु के निर्माण के लिए होती है। ओके, सो ये सारी चीजें हमने हिंदी में भी लिख दी हैं। ये हर महीने रिपीट होता है। अब यहां पे हम ये देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये कब से स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है, उसके लिए भी इसे कुछ नाम दिया गया है। तो ये जो प्रोसेस है ये लगभग 12 टू 13 ईयर की एज में स्टार्ट होता है। इस एज में ये स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये खत्म होता है लगभग 45 से 50 साल की उम्र की जब महिला हो जाती है, तब उसमें ये समाप्त हो जाता है। अब यहां पे हम ह्यूमंस की ही बात कर रहे हैं, यहां पे प्राइमेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे सिर्फ मानव की बात हो रही है। तो जब मानव मादा यानी कि लड़की जो है वो लगभग 12 से 13 साल की होती है, तब से उसमें आर्तव चक्र का आरंभ होता है, और जब वो लगभग 45 से 50 साल की महिला हो जाती है तब उसमें ये चक्र आखिरी बार आता है, उसके बाद नहीं आता। तो जब ये पहली बार फीमेल में आता है तो उस स्टेज को, उस चरण को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मेनार्की।
पहली बार जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसे हम कहते हैं मेनार्की। हिंदी में भी इसे मेनार्के या रजो दर्शन कहा जाता है। जब ये आखिरी बार आता है, उसके बाद नहीं आता, तब इस स्टेज को हम कहते हैं मेनोपॉज। हिंदी में इसे कहा जाता है रजो निवृत्ति। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी होता है। आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में भी कोशिश करूंगा कि ये चीज आपको डिटेल में बता सकूं। वैसे ये यहां तक तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बड़ी आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। आपको ये बताया गया है कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये होता क्या है, कब स्टार्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है, कब खत्म होता है और उसे क्या कहा जाता है। ये सारी चीजें हमने अभी तक यहां पर आपको शो किया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्चुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र। ये 28 दिन का होता है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से फेजेस पाए जाते हैं, कौन कौन सी प्रावस्थाएं मिलती हैं, उन्हें एक एक करके हम डिटेल में इसी तरह से देखेंगे। तो दोस्तों, यहां ऊपर बोर्ड पर आप 4 फेजेस देख रहे होंगे अपने सामने। पहले फेज को हम मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज कहते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है ऋतुस्राव या मासिक धर्म। जो दूसरा फेज है उसे कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। हिंदी में इसे पुटकीय या प्रचुरोद्भवन प्रावस्था कहा जाता है। तीसरे फेज को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अंडोत्सर्ग इसे हिंदी में कहा जाता है और यही होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आर्तव चक्र के 14वें दिन। उसके बाद आगे का पूरा जो टाइम है ये लगभग 14 दिन का टाइम होता है और इसे हम कहते हैं ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज। हिंदी में भी इसे ल्यूटियल प्रावस्था या फिर स्रावी प्रावस्था कहा जा सकता है। यहां पर इन फेजेस को स्टार्ट करने से पहले 3 ऑर्गन्स के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं और मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी के बाकी सभी ग्रंथियों को, बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। यहां से कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, स्राव होता है और वो सभी हार्मोन बॉडी के बाकी सभी ग्रंथियों को, बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। तो अभी हम जिन ग्लैंड्स की बात करेंगे उन ग्लैंड्स को कहते हैं ओवरी या अंडाशय। उसके बाद ये ओवरी से भी इसके रिस्पांस में कुछ हार्मोन्स निकलेंगे और ये हार्मोन्स बाकी की बॉडी को कंट्रोल करेंगे। बाकी की बॉडी के साथ साथ ये वाला ऑर्गन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे हम यूटेरस या गर्भाशय कहते हैं। ये फीमेल्स में पाया जाता है। अब अगर आपको इनकी पोजीशंस नहीं पता है, इसका मतलब आपने प्रीवियस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है। अगर नहीं देखा तो प्लीज उन्हें पहले देख लीजिए ताकि ये सारी चीजें आपको और डिटेल में और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हम यहां इन तीनों ही ऑर्गन्स की बात करने वाले हैं, इनमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज से। ब्लीडिंग का मतलब होता है कि खून का बहना। ऋतुस्राव या मासिक धर्म, मासिक का मतलब होता है हर महीने। जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये जो साइकिल है ये लगभग हर महीने अपने आप को रिपीट करता है और इसमें स्राव होता है यानी कि कुछ बहता है। तो क्या बहता है? ब्लड। जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, और ये ब्लीडिंग कहां होगी? ये ब्लीडिंग होगी वजाइना से। वजाइना यानी कि योनि द्वार, वहां से रक्त का स्राव होता है, खून का निकलना शुरू होता है और वही होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन। ये लगभग 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग चलती है, ठीक। और इसी फेज को हम मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज कहते हैं। अब ये फेज होता क्यों है? ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल की वजह से। पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH नाम का हार्मोन थोड़ा लेवल बढ़ाना शुरू करता है, यानी कि शुरू अभी तक ये जो FSH है इसका लेवल कम था, जो LH है उसका भी लेवल कम था। अब FSH का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है। FSH को हम कहते हैं फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल को हिंदी में कहा जाता है पुटक और स्टिम्युलेटिंग को कहा जाता है उद्दीपन या उद्दीपक हार्मोन।
उसी तरह से LH को हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हिंदी में भी इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही कहा जाता है। ये दो हार्मोन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। FSH का लेवल बढ़ता है मगर LH का लेवल कम हो जाता है ब्लड में। उसकी वजह से इस ओवरी को सिग्नल मिलता है कि इसे कुछ चेंज करना है। तो क्या चेंज करता है? ये ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों के लेवल को कम कर देता है। अब तक एस्ट्रोजन का लेवल तो कम ही था मगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ था, तो अब ये प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को भी कम कर देता है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहां से कम होता है, चेंज होता है यूटेरस के अंदर। तो वो क्या चेंजेस होते हैं? यहां पर जो इसकी सबसे अंदर वाली लेयर होती है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो मैंने उसमें बताया था कि इसकी अंदर वाली लेयर को कहते हैं एंडोमेट्रियम, अंतः गर्भाशयी स्तर। ये जो एंडोमेट्रियम अंतः गर्भाशयी स्तर है, ये इसके पहले वाली स्टेज तक अंदर काफी मोटा बन चुका था, लगभग 3 से 5 mm मोटा हो चुका था। लेकिन अब जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ओवरी से सिक्रीट होना कम होता है, जो कि ऑब्वियसली इसके रिस्पॉन्स में है, तो इसकी वजह से ये जो एंडोमेट्रियम है ये ब्रेक होना शुरू होती है। ये काफी मोटी लेयर बन चुकी थी, अब ये लेयर कटनी शुरू होती है, इसमें दरारें पड़ती हैं और ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है और छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाती है। इसी के साथ साथ एक और चीज इसमें आकर मिल जाती है जो कि होता है डिस्ट्रॉयड ओवम। हम इसे अंडाणु या अंड कोशिका, एग कहते हैं। और ये एग डिस्ट्रॉय हो चुका है, नष्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं हो पाया, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, तो अब ये नष्ट हो गया। और तीसरी चीज जो इनके साथ मिल जाती है उसे कहते हैं म्यूकस, हिंदी में इसे कहा जाता है श्लेष्मा। तो ये तीनों ही चीजें, एंडोमेट्रियम जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, ओवम जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है, और म्यूकस ये श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ होता है, ये तीनों ही चीजें यहां से मिक्स होकर ब्लड के रूप में यहां गर्भाशय से यानी यूटेरस से बाहर निकल जाती हैं। और जो योनि होती है जिसे हम वजाइना कहते हैं, उस वजाइनल पाथवे से आगे जाकर ये वजाइनल ओरिफिस यानी कि योनि द्वार से बाहर रक्त के माध्यम से निकलने लग जाता है। इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज, ऋतुस्राव या मासिक धर्म। इस फेज में फीमेल्स में कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं? तो उनकी बॉडी में ओवरऑल जो चेंजेस होते हैं उनमें एक दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज तो उनकी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स को आप दर्द समझ सकते हैं, ऐंठन समझ सकते हैं। और ये क्रैम्प किस एरिया में होता है? ये होता है पेल्विक एरिया में, जो पेल्विक रीजन होता है, क्योंकि ये दोनों ही ऑर्गन्स पेल्विक रीजन में प्रेजेंट हैं। और यहां पर कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, कोई टिश्यू नष्ट हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पे क्रैम्प्स आएंगे। क्रैम्प्स आएंगे तो जो फीमेल्स हैं उनमें इरिटेशन बढ़ जाती है, यानी चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। जिसके कारण उनमें मूड स्विंग्स एक कॉमन सिम्टम है जो देखने को मिलता है। यानी कि कोई चीज अगर पसंद आ रही है तो हो सकता है इस वक्त पसंद ना आए, कोई चीज ना पसंद है तो हो सकता है इस वक्त बहुत ज्यादा अच्छी लगने लग जाए। इसे हम कहते हैं मूड स्विंग्स। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो दिखाई देते हैं पहले फेज में, जिसे हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। अब आइए देखते हैं सेकेंड फेज, जिसे हम फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। उसमें क्या चेंजेस होते हैं फीमेल की बॉडी में। तो दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, जिसे हम पुटकीय या प्रचुरोद्भवन प्रावस्था कहते हैं। इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एफएसएच के लेवल को हाई ही रखता है। इनफैक्ट ये लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से ये जो ओवरी अब तक एस्ट्रोजन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाकर रख रही थी, यानी कि बहुत ज्यादा तेज
एस्ट्रोजन का लेवल नहीं था, बहुत कम था ब्लड के अंदर, जैसा कि हमने पिछले वाले स्टेज में देखा था। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का ही लेवल कम होता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम कट कर निकल जाता है। अब यहां से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू होता है, और एस्ट्रोजन का लेवल जब ब्लड में बढ़ना शुरू होता है, जो कि ओवरी से निकल रहा है, तो यहां पर कुछ चेंजेस होते हैं। ये जो यूटेरस है, इसकी एंडोमेट्रियम जो कट कर निकल चुकी थी, अब ये धीरे धीरे यहां रेड कलर से शो किया हुआ है, धीरे धीरे फिर से मोटी होनी शुरू होती है, फिर से बनना शुरू हो जाता है। और ओवरी में क्या चेंज होता है, यहां पे एफएसएच का लेवल बढ़ जाने की वजह से ओवरी के अंदर कुछ बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स बनने शुरू होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राथमिक पुटक। अभी जो प्राइमरी फॉलिकल्स या प्राथमिक पुटक हैं, ये अंडाणु या एग बनने की स्टार्टिंग की स्टेज है। तो एफएसएच का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, इसकी वजह से प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल बनते हैं। उस फॉलिकल के अंदर एग सेल प्रेजेंट होता है। फॉलिकल की स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे बनाना चाहें तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स, और उन्हीं सारे सेल्स से घिरा हुआ एक सेकेंडरी oocyte होता है। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte, इसे कहते हैं द्वितीयक अंडाणु कोशिका। अब ये सेकेंडरी oocyte प्लस कुछ कोरोना रेडिएटा नाम की सेल्स होती हैं, ये सारी चीजें बनकर यहां पर धीरे 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 रेडी होना स्टार्ट होती हैं ओवरी के अंदर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला एफएसएच का लेवल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल, और फिर फाइनली ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं। इन्हें हम हिंदी में भी ग्राफी पुटक कहते हैं। ये एक मैच्योर फॉलिकल है, यहां पे बनना तो बहुत सारे शुरू होंगे, मगर जैसे ही एक मैच्योर हो जाएगा, एक ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा पूरी तरह से, बाकी के सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उनकी जरूरत नहीं है। अब ये एक पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है, एफएसएच का लेवल बढ़ा हुआ था, इसकी वजह से यहां से एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अभी भी यहां से कम है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ था, इसकी वजह से जो यूटेरस की अंदर की लाइनिंग ब्रेक डाउन हो गई थी, जो एंडोमेट्रियम कट कर निकल गया था, अब वो एंडोमेट्रियम फिर से मोटा होना शुरू हुआ है। अब ये लगभग 1 से 1.5 mm तक यहां पर मोटा हो जाता है, प्रोलिफरेशन होता है उसका, इसीलिए इसे प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। यहां पर फॉलिकल मैच्योर होते हैं, पुटक परिपक्व होते हैं, इसीलिए इसे पुटकीय या फॉलिकल प्रावस्था भी कहते हैं। आई होप यहां तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब तक हमने देख लिया है मेंस्ट्रुअल फेज और फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में ग्राफियन फॉलिकल बनकर रेडी हो जाता है, और जो यूटेरस के अंदर वाली लाइन है ये बनना शुरू हो जाती है। यहां पर फीमेल्स में बॉडी में फिर से कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि फीमेल की बॉडी में जो एनर्जी है उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है। ओके, और उनके इस एरिया से, यूटेरस से निकलने वाला जो म्यूकस होता है, यहां से इस वक्त सिर्फ म्यूकस निकलेगा, सिर्फ म्यूकस का स्राव होगा श्लेष्मा का, और ये जो म्यूकस होता है ये एग वाइट के कलर का ऑलमोस्ट होना स्टार्ट होता है। ओके, और ये जो कलर है म्यूकस का, ये फर्टिलिटी यानी जनन क्षमता को बढ़ा देता है। म्यूकस यहां पे धीरे धीरे पतले से गाढ़ा होना शुरू करता है, जिसकी वजह से अगर यहां पे स्पर्म्स ने एंट्री लिया, यहां अगर मैथुन हुआ है, तो स्पर्म्स बड़ी आसानी से अंदर तक जा सकते हैं, वरना धीरे धीरे जब ये पूरी तरह से गाढ़ा हो जाएगा तब स्पर्म्स का आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। अभी स्पर्म्स बड़ी आसानी से ऊपर जाएंगे, जहां भी उसे आने वाले फेज में, क्योंकि 14वें दिन इसमें ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। तो ओव्यूलेशन वाले स्टेज में होता क्या है, बेसिकली ओव्यूलेशन वाले स्टेज में
FSH का लेवल आप देख सकते हैं बढ़ा हुआ ही है। अब धीरे धीरे FSH के लेवल बढ़े हुए होने की वजह से यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर हो चुका है। ग्राफियन फॉलिकल जब मेच्योर हो चुका है तो यहाँ से सिग्नल एस्ट्रोजन के रूप में गया। एस्ट्रोजन का लेवल हाई होने से यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम की लेयर मोटी होने लगी और म्यूकस जो बहुत ही पतला पानी की तरह था वो धीरे धीरे थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से फर्टिलिटी बढ़ जाती है फीमेल की। इस समय एनर्जी लेवल भी हाई होता है। अब आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑलमोस्ट लगभग 14वां दिन और इस दिन होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के समय क्या होता है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सारी चीजें समझकर फिर यहां से LH के लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। LH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 14वें दिन। LH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से FSH का लेवल थोड़ा सा कम लगने लग जाता है। LH के हाईएस्ट लेवल ये एकदम पीक पर होता है और इसे हम कहते हैं LH सर्ज। हिंदी में भी इसे यही कहा जाता है LH सर्ज। और LH सर्ज का अर्थ है कि LH की जो मात्रा है वो हाईएस्ट होती है, सबसे अधिक होती है। FSH इससे कम लगने लग जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। LH की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से ब्लड में होता क्या है, ये यहाँ पर जो एंडो में अभी ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल बनकर रेडी हुआ है, ये ग्राफियन फॉलिकल यहां से ब्रेक हो जाता है, फट जाता है। और ये ब्रेक होने की वजह से इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट थे कोरोना रेडिएटा प्लस सेकेंडरी oocyte, तो थोड़े से कोरोना रेडिएटा के साथ में सेकेंडरी oocyte सेल बाहर आ जाता है यहां पर। अब यहां पर जो बच गया है वो ग्राफियन फॉलिकल नहीं है। अब ये एक घाव के निशान की तरह होता है। धीरे धीरे घाव का निशान भरना शुरू हो जाता है। बाद में यहां से इस अंडाणु के निकलने यानी कि यहां से ओवम के निकलने के ही प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल से या ग्राफी पुटक से अंडाणु का निकलना, ओवम का निकलना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। यह होता है 14वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 14वें दिन ये होता है। और इस समय भी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। ये वाला पिछले स्टेज का था। अब बॉडी में क्या चेंज होंगे, फीमेल की बॉडी में ओवरऑल जो चेंजेस होंगे उसमें पहली चीज होती है कि उसका बेसल या बेसिक टेम्परेचर बढ़ जाता है। शरीर का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है, 1 से 2 डिग्री बढ़ जाता है। इसके साथ साथ लिबिडो वाली फीलिंग बढ़ जाती है। लिबिडो को कहते हैं उत्तेजना। तो इस स्टेज पर 14वें दिन जब ओव्यूलेशन होता है तो शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है और लिबिडो बढ़ जाता है। लिबिडो का मतलब होता है उत्तेजना, वो भी बढ़ जाती है। और यहां पर होता है अंडोत्सर्ग, अंडाणु का निकलना। अब ये अंडाणु यहां से निकल गया तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जब हमने ये पढ़ा था, इसका सारा स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ा था, उस समय मैंने बताया था कि यहां पर छल्लर या फिर फिम्बरी होते हैं जो इस ओवम को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये ओवम यहां से अंदर एंट्री लेता है और अंदर चला जाता है। धीरे धीरे ये लुढ़कता हुआ एम्प्यूला की तरफ जाएगा और उसे जाने में मदद करेंगी अंदर बहुत सारी सिलिया यानी बाल जैसी संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। ये हिलती हैं तो ये अंडाणु उसके सहारे फिर आगे लुढ़कता हुआ जाता है। उसी समय अगर मैथुन हो चुका है यानी इंटरकोर्स हुआ है, जिसे हम कॉइटस कहते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी अगर वो हुई है तो स्पर्म्स ने भी एंट्री ले ली है और स्पर्म्स भी यहां से होते हुए आगे जाकर एम्पुला तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो यहां से एग पहुंचेगा, यहां से स्पर्म पहुंचेगा एम्पुला तक और दोनों मिल जाएंगे, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जो स्टेज यहां पर हुई है, अब इसके आगे जो होने वाला है यानी ओव्यूलेशन में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है, एफएसएच का लेवल कंपैरेटिवली कम है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अभी तक कम था, लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद तुरंत ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका लेवल हाई हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहां से काफी हाई हो जाता है इन कंपैरिजन टू एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा इससे। यहां से एलएच का लेवल बढ़ा हुआ था, अब धीरे धीरे एलएच का लेवल भी कम होगा, क्योंकि एलएच सर्ज जब आता है, बहुत ज्यादा एलएच निकलता है, तो उसका मतलब यही होता है कि यहां ओव्यूलेशन करना है। बस ओव्यूलेशन होते ही एलएच का लेवल फिर से थोड़ा सा कम हो जाता है और अब एलएच और एफएसएच दोनों
ऑलमोस्ट एक ही अमाउंट में यहां से सिक्रीट होते हैं। यहां पर एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अब बढ़ चुका है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने की वजह से प्रेगनेंसी में हेल्प मिलती है, यानी यहां बेबी कंसीव करने में मदद मिलेगी। क्या मदद मिलेगी? यहां से एग आगे जा चुका है एम्पुला तक, यहां से हो सकता है स्पर्म भी आ चुका हो एम्पुला तक, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट यानी कि युग्मनज बन जाता है। युग्मनज बन गया तो वो युग्मनज या जाइगोट वहां से लुढ़कता हुआ इसी पोर्शन में आने वाला है। यहां आने पर उसे ढेर सारा न्यूट्रिशन चाहिए। तो अब हम बात कर रहे हैं इस ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज की, चौथे फेज की, जो शुरू होता है 15वें दिन से और लास्ट तक यानी 28वें दिन तक जाएगा। अगर ये साइकिल 30 दिन की है तो 15वें दिन से 30 दिन तक जाएगा। ओके, पहला फेज आता है जो कि 3 से 5 दिन तक चलता है। दूसरा फेज आप यहां देख सकते हैं ओवरलैप हो रहा है, यानी कि ये शायद खत्म भी ना हुआ हो तभी फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 ओवरीज होती हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि एक होती है लेफ्ट ओवरी, एक होती है राइट ओवरी। अभी पिछला वाला साइकिल हो सकता है लेफ्ट ओवरी में हुआ हो, अब जो साइकिल हो रहा है वो राइट ओवरी में स्टार्ट हो गया, इसलिए फॉलिकल जो मैच्योर होना अब स्टार्ट हो रहे हैं वो राइट वाली ओवरी में हो रहे हैं। पिछली वाली ओवरी अभी अभी उस घाव को भरते हुए उभर रही है, अब ये अपना अगला स्टेज स्टार्ट कर चुकी है, तो इसलिए यहां पे ये ओवरलैप होता है। जैसे मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हुआ, पिछली वाली ओवरी में अगर ये साइकिल हुआ था तो इस बार इस ओवरी में ये साइकिल शुरू हो जाता है, यानी फॉलिकल यहां पे मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। उसके अंदर oocyte यानी कि अंडाणु जिसे हम कहते हैं वो मैच्योर हो जाता है। इसके बाद में आ जाता है ओव्यूलेशन। जो अंडाणु यहां था अब वो एक घाव बनाकर बाहर निकल जाता है। जब वो घाव बनाकर बाहर निकलता है और जाकर एम्पुला तक पहुंच जाता है, उस समय हो सकता है स्पर्म भी अंदर आया हो। अब देखिए यहां पर ये जो चोट जैसा निशान बना हुआ था, ये जो घाव बना हुआ था, अब इसमें कुछ येलो फ्लूइड भर जाता है। इस घाव के अंदर येलो फ्लूइड भर जाता है, जिसे हम पहले ग्राफियन फॉलिकल कह रहे थे, अब इसे हम कुछ और कहने लगते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं? अब इसका नाम बदलकर हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। इस जगह का नाम हिंदी में इसे कहते हैं पीत पिंड, क्योंकि ये पीत यानी पीले रंग का हो जाता है, यहां पे पीला फ्लूइड भर जाता है और यहीं से ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। एस्ट्रोजन भी यहीं से आता है, लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल अब थोड़ा कम है। प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में यहां से सिक्रीट होने का मतलब है कि ये जो लेयर अभी थोड़ी बहुत पतली थी, अब ये बहुत मोटी लेयर बन जाती है यहां पर एंडोमेट्रियम की। इतना सारा न्यूट्रिशन इसमें आ जाता है, बहुत सारे फोल्ड्स इसमें हो जाते हैं, उभार आ जाते हैं जगह जगह पर, और इतना न्यूट्रिशन यहां पर जमा हो जाता है कि वो न्यूट्रिशन मिल्की फ्लूइड के फेज यानी रूप में, यानी कि यहां से देखने में लगेगा कि यहां से थोड़ा थोड़ा दूध जैसा कुछ टपक रहा है, वो होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे स्टोर्ड हो जाता है और उसके बाद यहाँ से थोड़ा थोड़ा बहना भी शुरू हो जाता है। यहाँ से ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, और ये जो म्यूकस मैंने आपको बताया था ये अभी थोड़ा पतला था, अब वो धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो रहा है, काफी गाढ़ा हो जाता है। और ये गाढ़ा होने का मतलब है कि अब अगर यहाँ पे स्पर्म्स आएंगे भी तो उन्हें आगे जाने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। कब? ये होता है 15वें दिन से। 14वें दिन जब यहां से एग आगे गया एम्पुला में, तो मान लीजिए ये एग आ गया है, ये एग यहां पर कब तक रहेगा? लगभग 48 आवर्स तक, लगभग 48 आवर्स तक ये एग यहां पर रहने वाला है। अगर यहां तक स्पर्म पहुंच गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तब तो ठीक, अदरवाइज ये एग फिर से नष्ट हो जाएगा और फिर से ल्यूटियल फेज खत्म होने के बाद मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा। जैसा हमने शुरू में बात की थी कि डिस्ट्रॉयड एग आगे जाएगा और ये अंदर वाली लेयर भी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये सब ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकल जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब यहां पर स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हो गया और ये लेयर ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका लेवल ऐसे ही हाई बना रहेगा ताकि ये लेयर बनी रहे, और ये प्रोजेस्टेरॉन लगभग 3 मंथ्स तक ऐसे ही अपने लेवल को हाई रखेगा।
जो कि ओवरी से निकलता रहता है। ओके, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और फिर फीटस का इम्प्लांटेशन हो जाएगा, जो एम्ब्रियो होता है उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, यानी अंतररोपण। यहां तक भ्रूण बनता है। भ्रूण बनने के बाद ये जो मोटी सी परत अंदर एंडोमेट्रियम बन गई उसके अंदर धंस जाता है और वहां से फिर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके, पोषण ग्रहण करके वो बड़ा एक फीटस, बच्चा बन जाता है, शिशु बन जाता है। ये सब कुछ चलता रहेगा। 3 महीने तक ये इसे संभालेगा। 3 महीने के बाद यहां मां और बच्चे के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। एक आपको पता होगा कि एक कॉर्ड के थ्रू बच्चा मां से जुड़ा हुआ होता है। उस कॉर्ड के एंड की तरफ एक प्लेट बनी हुई होती है, एक तश्तरी जैसी संरचना होती है, जिसे हम हिंदी में अपरा कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्लेसेंटा कहा जाता है। फिर प्लेसेंटा के थ्रू वो बच्चा सारा पोषण लेना शुरू कर देता है और यहां से फिर जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल कम हो जाता है। यहां जो प्लेसेंटा बनेगी, उस प्लेसेंटा से फिर हार्मोन निकलेंगे, उन्हें कोरियोनिक हार्मोन कहते हैं। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार सम अप करके मैं सब कुछ आपको बता देता हूं, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो आ जाएगा। शुरुआत होती है मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज से। यहां पर एफएसएच का लेवल कम होता है और एलएच का लेवल भी बहुत कम होता है, जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। उसके बाद जिसकी वजह से ये जो ओवरी होती है, ओवरी में एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है। अभी आप देख सकते हैं एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ था, प्रोजेस्टेरॉन का तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ था। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहां से एलएच भी कम हो जाएगा, एफएसएच भी कम हो जाएगा और फिर यहां से एस्ट्रोजन भी कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो जाएगा और जिसकी वजह से ये जो अंदर वाली लेयर बनी हुई है काफी मोटी, जहां से ग्लाइकोजन निकल रहा है, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय होके निकल जाएगा बाहर म्यूकस के साथ मिक्स होकर। लेकिन मेंस्ट्रुअल फेज में वही होता है, यहां से सब कुछ डिस्ट्रॉय होके बाहर निकल जाता है। इसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज। ये स्टार्ट होता है लगभग 5वें से 7वें दिन। ओके, 7th डे से ये स्टार्ट होगा और लगभग 13th डे तक फॉलिकुलर फेज चलता है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकल मैच्योर होता है। जो प्राइमरी फॉलिकल था वो सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि ग्राफी पुटक बन जाता है। पुटक के अंदर ही होता है अंडाणु, यानी कि एग। 14वें दिन एलएच का लेवल अचानक बढ़ जाता है। बाय द वे, फॉलिकुलर फेज में होता क्या है, एफएसएच का लेवल बढ़ता है, एलएच का कम है, जितना था अभी उतना ही कम है। जब ओव्यूलेशन आता है तो एलएच का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है, एलएच अपनी पीक पे आ जाता है, इसे हम कहते हैं एलएच सर्ज। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और यहां जो ग्राफियन फॉलिकल था वहां से निकलता है एग। ये एग यहां आगे जाता हुआ डिंबवाहिनी, अंडवाहिनी, या जिसे हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, उसमें अंदर जाता है और एम्पुला वाले पार्ट में रेस्ट करता है लगभग 48 आवर्स तक। 48 आवर्स तक ये इंतजार करेगा यहाँ पे एक स्पर्म के आने का। अगर स्पर्म आता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो आगे क्या होता है, तो आगे होता है ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज। यहाँ स्राव हो रहा है, सेक्रीशन हो रहा है, इसीलिए किसका स्राव हो रहा है, ग्लाइकोजन का, इसीलिए इसे हम सेक्रेटरी या ल्यूटियल या स्रावी प्रावस्था कहते हैं। तो ये सब कुछ मेंटेन्ड है प्रोजेस्टेरॉन के हाई लेवल की वजह से। ओके, ये चलता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये आगे बढ़ेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एस्ट्रोजन का लेवल भी कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम हो जाएगा, एफएसएच का लेवल भी कम हो जाएगा, एलएच का लेवल भी कम हो जाएगा। ये सारा कुछ अंदर से डिस्ट्रॉय होकर निकल जाएगा और जो कॉर्पस ल्यूटियम, जो पीले रंग का अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ था, वो भी घाव ही है। तो धीरे धीरे वो घाव बंद होना, भरना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये जो येलो कलर था, अभी तक ये कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का था, पीले रंग का था, इसीलिए इसे पीत पिंड कहते थे। फिर ये बदल जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो, ये सारी चीजें यहां से निकल गई तो, तब ये कॉर्पस ल्यूटियम बदल जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स में। इसे हम कहते हैं श्वेत पिंड। नाम के हिसाब से ये सफेद रंग का होता है। जब ये घाव भर जाता है तो ये सफेद रंग का हो जाएगा और फिर धीरे 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 दिखाई भी नहीं देगा। ओके, और फिर अगला जो फेज है, क्योंकि अब ये राइट वाली ओवरी में हुआ था, तो अगला जो फॉलिकुलर फेज है वो स्टार्ट होगा लेफ्ट वाली ओवरी में। इस तरह से ये साइकिल के फॉर्म में चलता रहता है, इसीलिए इसे हम साइक्लिक प्रोसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, आर्तव चक्र कहते हैं। आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगर इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन रह गया है
या ये अब भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि इसे और भी इजी तरीके से आपको बता दिया जाए, एक टेबुलर फॉर्म में या डायग्राम्स के फॉर्म में आपको सारा कुछ दिखा दिया जाए ताकि ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट में थम्स अप कर दीजिएगा। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम रह गई है तो उसे प्लीज जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि वो चीज मुझ तक पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ये चीजें आसान बनकर आप तक पहुंच जाएं और आप आसानी से एग्जाम को क्लियर कर लें, कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये प्रोसेसेस लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसे समझना भी बहुत जरूरी होता है, तो इसे समझना भी आपके लिए आसान हो जाए। इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।